Good morning, friends. Welcome to the prelims booster session. So the first topic is खादी प्राकृतिक पेंट. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने गाज़ियाबाद बेस्ड ट्रेडर है उसके ऊपर रोक लगाई है क्योंकि वो नकली जो है खादी प्राकृतिक पेंट को बेच रहा था. ठीक है, तो ये खादी प्राकृतिक पेंट जो है वो क्या है इसको देखते हैं हम. अभी जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने इस पेंट को लॉन्च किया था. और ये पेंट बना किससे है? काऊ डंग से इस पेंट को बनाया गया है. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने इसको डेवलप किया है. ये बहुत ही इको फ्रेंडली पेंट है, नॉन टॉक्सिक है और इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं. बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और इसकी कोई स्मेल भी नहीं आती. नहीं तो आप सोचते हैं ना कि काऊ डंग से बना है पेंट तो क्या कुछ इसमें स्मेल हो सकती है, बट ये ओडरलेस है, कोई स्मेल नहीं है इसमें. इसके दो फॉर्म निकाले थे उस टाइम पर जो है मिनिस्ट्री ने, डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक एमल्शन पेंट, दोनों ही फॉर्मेट में इस पेंट को लॉन्च किया गया. अब इसकी सिग्निफिकेंस बेसिकली ये है कि इसमें कोई हैवी मेटल जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, लेड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, ये सब चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से बना है जो कि काऊ डंग है. ठीक है, अब इसमें क्या है कि काऊ डंग का एक तरह से हम पॉजिटिव इस्तेमाल कर पा रहे हैं. तो अभी क्या होता है, काऊ डंग की वजह से हमारी जो है ड्रेन्स वगैरह जो है वो जाम हो जाते हैं. काऊ डंग का कोई यूज़ तो होता नहीं है, तो वो हमारी जो है सड़कों को ख़राब कर रहा है, हमारे ड्रेन्स को रोक देता है, पानी भर जाता है उसमें. ठीक है, तो उसको अगर हम काऊ डंग का यूज़ करना शुरू करें, पेंट बनाना शुरू करें उससे, तो एक हम प्रोडक्टिव यूज़ उसका कर सकते हैं. तो उसी के ही कंटेक्स्ट में इसका यूज़ किया जा रहा है. अब KVIC, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है, याद रखो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये. ठीक है, इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया है, 1956 का एक एक्ट है, उसके थ्रू इसको बनाया गया था. और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आता है. ठीक है, और ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल स्टेटस दे दिया था 2006 में, ताकि खादी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने का और उसका एक्सपोर्ट का काम यही KVIC कर सके. नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. खादी प्राकृतिक पेंट. सो अ गाजियाबाद बेस्ड ट्रेडर वाज यूजिंग and selling counterfeit khadi prakratik paint, and the Delhi High Court has directed that trader to stop all these activities immediately because it was found to be illegal. So let us see what is this khadi prakratik paint. So it is basically a paint made out of cow dung. Okay, so it was launched in January 2021 by the Union Ministry of Road Transport and Highways. This paint has been developed by Khadi and Village Industries Commission. This paint is very eco-friendly, non-toxic, and it has antifungal and antibacterial properties. This paint is very cost-effective because it is made up of cow dung. Okay, and it is odorless. So this is surprising to many of you because it is made up of cow dung. So you may be thinking that it may be smelling bad, but no, it is odorless. The Khadi and Village Industries Commission launched two forms of paint. First was distemper paint and the second was plastic emulsion paint. Okay, so this is also because it is made of cow dung, that's why it is free of heavy metals such as lead, mercury, chromium, arsenic, etc. It is very cost effective. It is made up of eco-friendly products, and it will help us to productively channel this cow dung which lies vacant and which lies unused near our drains, and it clogs our drains especially during the monsoon season. Okay, so now let us see something about KVIC. So this Khadi and Village Industries Commission is a statutory body. It was established by an act of parliament. This act was passed in 1956, and it is an apex organization which falls under the domain of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. The Ministry of Commerce also accorded Export Promotion Council status to KVIC in 2006 so that khadi products can be exported to international markets, and KVIC will oversee such exports of khadi products. Okay, so now let us see the next topic, which is G7 summit.
तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इनविटेशन दिया था कि G7 समिट में वो आप जो है एक गेस्ट कंट्री की तरह आप इसमें पार्टिसिपेट करो, बट क्योंकि कोविड है तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनमें इन पर्सन तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअली जो है वो वर्चुअल फॉर्मेट में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो G7 क्या है? G7 बेसिकली यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। अब कॉमन थ्रेड क्या है इसमें? सब में सब डेमोक्रेसीज़ हैं। ये डेमोक्रेसीज़ जो है इन्होंने मिलके अपना G7 ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। अब टाइम टू टाइम इसमें अलग अलग कंट्रीज़ को इन्वाइट किया जाता है, जैसे इंडिया को इसमें कई बार इन्वाइट किया गया है। इस साल भी जो है यूके क्योंकि होस्ट कंट्री है तो यूके ने ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कौन सा है? जो साउथ कोरिया, और साउथ अफ्रीका को इन्वाइट किया एज गेस्ट कंट्रीज, ठीक है। इस साल का थीम है बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। अब यूके ने इसमें, क्योंकि यूके होस्ट है तो उसने 4 प्रायोरिटी एरियाज बताए हैं कि किस बारे में डिस्कशन की जा रही है, इसमें क्या एजेंडा है। पहला है लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी, क्योंकि जो है पेंडेमिक के टाइम पर जो है इकोनॉमिक रिकवरी की बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमिक जो है लॉस बहुत हुआ है कंट्रीज़ का, ग्लोबल इकोनॉमी का, तो लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी और रेजिलियंस बनाना, ताकि जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं उनको हम रेजिलियंट बना कर रख सकें, उसके बारे में इसमें बात की जाएगी, ठीक है। फिर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी फ्री और फेयर ट्रेड के थ्रू कैसे की जा सकती है, उसके बारे में बात की जाएगी। फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने का एजेंडा है। एक है चैम्पनिंग शेयर्ड वैल्यूज़ एंड ओपन सोसाइटीज़। अब जो ये वाला जो टॉपिक है, ये आपको पढ़ने से ही पता लग जाएगा कि ओपन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से ये एक चाइना को एक मैसेज देने का एक तरह से एजेंडा है, ठीक है। अब इसमें ओपन सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं तो चाइना ओपन सोसाइटी नहीं है, तो अब ये दिखाया जा रहा है कि हम सारे तो डेमोक्रेसीज़ हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी डेमोक्रेसीज़ हैं। आपको हमने इन्वाइट नहीं किया है और हम ओपन सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो चाइना के टॉप डिप्लोमेट हैं, जैसे हमारे इधर यहाँ पर NSA अजीत डोवाल जी हैं, वैसे ही वहाँ के जो बहुत ही करीबी हैं प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के, यांग जाइची जी, उन्होंने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है US के, उनको जो है वो एक तरह से कॉल पर बोला है कि आप एक स्मॉल सर्कल, इसको G7 को उन्होंने बोला एक स्मॉल सर्कल बना के हमको आप थ्रेटन कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ये उन्होंने अभी रिसेंटली एक कॉल में उनको बोला है, ठीक है। वो भी समझ गए हैं कि इसका मेन मोटिव क्या है, कि सारी डेमोक्रेसीज़ हैं, जो इनविटेशन जिनको मिला वो भी डेमोक्रेसीज़ हैं, तो ये सारा टारगेट असल में चाइना के खिलाफ ही हो रहा है, ठीक है। अब इंडिया जो है क्या पहली बार इसको अटेंड कर रहा है? नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो इसको दूसरी बार जो है अटेंड कर रहे हैं G7 की मीटिंग को। इससे पहले 2019 में G7 की जब फ्रांस में मीटिंग हुई थी, तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे वो इसके होस्ट थे, तो उन्होंने बियारिट्ज समिट में PM मोदी को इनवाइट किया था और PM मोदी ने जो है इसमें इन पर्सन पार्टिसिपेशन दी थी, ठीक है। अब जो है इस बार क्या है, इस बार ये न्यू क्या है, इस बार G7 के समिट में पहली बात तो ये न्यू है कि US के जो प्रेसिडेंट हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और US के जो प्रेसिडेंट पुराने थे डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने इंडिया को इनविटेशन दी थी कि आप जो है वो चाहते थे कि इंडिया G7 को एक्सपेंड किया जाए और उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को डाला जाए, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि G7 को बढ़ाकर हमको G10 या G11 करना है, जिससे कि जो है करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़ को हम ठीक से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि पेंडेमिक हो गई और इलेक्शंस आए US के, ठीक है। फिर अब इसमें इंडिया के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? अब इंडिया के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स को जो है वो रिफॉर्म किया जा सके, ठीक है। अब ट्रंप जी ने जो ऑफ़र दिया था कि G7 को एक्सपैंड करना चाहिए, वो भी जो है इंडिया के लिए एक फेवर में है, ठीक है, कि हम शुरू से ही चाहते हैं कि G7 को एक्सपैंड किया जाए। अब हमको इसमें इन्वाइट भी किया जा रहा है, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम जो है न्यू जो ये G7 है इसको कितना बड़ा किया जा सकता है, उससे इंडिया को फ़ायदा है। अब जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं इसके अंदर जो G7 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो बीजिंग को कंटेन करने की बात कर रही हैं एक तरह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इसमें भी इंडिया के लिए फेवर में ये चीज़ है। फिर एक ये बात भी चल रही है कि एक ग्लोबल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया जाएगा 10 से 11 कंट्रीज़ का, उसमें भी जो है इंडिया का जो है एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये भी इंडिया के ही फेवर में है, ठीक है। फिर वैक्सीन शेयरिंग की बात की जाने वाली है इसमें। अब लास्ट वीक US ने बोला ना कि वो वैक्सीन देने वाला है वर्ल्ड ओवर, और जो है वो जो है ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग स्ट्रेटजी जो है अपनी वो लेके आने वाले हैं। अभी इसी
समिट में ये कहा जा रहा है, यूएस की मीडिया कह रही है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है वो 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ वैक्सीन जो हैं फाइजर की, वो 92 कंट्रीज़ को शेयर करने का प्रोग्राम रखने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें यह है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और जो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी की एक मीटिंग भी होनी है, जिससे क्या होगा कि अगर वाशिंगटन और मॉस्को मतलब यूएस और रशिया थोड़ा करीब आ जाते हैं, जो उनकी टेंशन्स कम हो जाती हैं, तो इंडिया उसमें हमेशा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यूएस के पास फिर तब टाइम हो जाएगा कि वो अपना सोल फोकस चाइना के ऊपर कर सके। ठीक है, अब आज तक की अचीवमेंट्स जो हैं वो G7 की कुछ इसमें मैंने मेंशन कर दी हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, आज तक क्या अचीव किया G7 ने। 97 में जब जो है G7 कंट्रीज़ ने $300 मिलियन दिए थे जो चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, तो उसके बाद जो है रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, चेरनोबिल डिज़ास्टर से उभरने के लिए जो यूक्रेन में हुआ था, उसके लिए $300 मिलियन 97 में अनाउंस किए थे G7 कंट्रीज़ ने। फिर 2002 की समिट में एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देने की बात की थी G7 कंट्रीज़ ने, ताकि एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से जो है के थ्रेट को जो है वो जो है काउंटर किया जा सके। फिर $45 बिलियन एड दी थी उन्होंने उस टाइम पर, और 38 मिलियन पीपल को सेव किया था। फिर 2015 की जो G7 समिट थी उसमें ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम लेके आने की बात की थी यूके ने, जो कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का एक प्रोग्राम था। ठीक है, अब उसके अंदर क्या जो है वो सजेशन रखा गया था यूके का, लेकिन अब कोर्स उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया उस सजेशन को। उन्होंने कहा था कि जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 0.02% जो है अपने जीडीपी का क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करें, जिससे क्या होता कि 10 साल के पीरियड में $150 बिलियन जो है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती, ऑफ कोर्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साइड से। अब कंट्रोवर्सीज़ ये रही हैं कि G7 की जो समिट्स है ना वो पहले बहुत जो है मिड 1980s तक तो बहुत छुप के होती थी, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट भी नहीं रिलीज़ होती थी, बस ये मीटिंग हो जाती थी और पता नहीं लगता था। ठीक है, तो वर्ल्ड ओवर ये मैसेज जाता था कि क्या मीटिंग हुई है, क्या डिस्कशन किया गया है। फिर ऐसे ही 1985 में एक प्लाजा होटल में एक अकॉर्ड साइन किए गए, प्लाजा अकॉर्ड्स। उससे क्या हुआ कि ग्लोबल करेंसी मार्केट्स जो है वो क्रैश होनी शुरू हो गई और उसका एक तरह से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अब वो क्यों पड़ा था? क्योंकि प्लाजा अकॉर्ड में ये बात की गई कि जो यूएस की जो डॉलर है उसको डेप्रिशिएट किया जाए बाकी G7 कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ हैं उसके कंपैरिजन में। जब यूएस के डॉलर को जब जानबूझकर डेप्रिशिएट किया गया तो उससे जो है ग्लोबल करेंसी मार्केट्स पर बहुत बुरा फ़र्क पड़ा। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है G7 को ये रियलाइज़ हुआ कि हम अब इतना छुप कर नहीं रह सकते। अब उन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद से 1985 के बाद से उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि इस अगले साल की हमारी जो है मीटिंग का एजेंडा ये होगा। जैसे इस साल का हमको ये बिल्ड बैक बेटर, फिर ये एजेंडा भी हमने देख लिया ना, 4 एजेंडा पे बात होनी है। ऐसे फिर उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि किस एजेंडे के ऊपर हम मीटिंग करने वाले हैं। फिर जो है G7 को आज तक जो है वो इसी नज़र से देखा जाता है कि वो सिर्फ एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसमें बहुत ही पावरफुल नेशंस जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के बिहाफ पे फैसले ले लेते हैं, और जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी वॉइस को ठीक से नहीं सुना जाता है। ठीक है, सो ये इसकी प्रॉब्लम्स है। नाउ लेट अस सीरियस टॉपिक इन इंग्लिश। So G7 summit. So at the invitation of UK's Prime Minister, Indian Prime Minister is also participating as a guest country in this year's G7 summit. Of course, Prime Minister Modi had to participate in person, but due to the pandemic in our country, he is participating in a virtual format. Okay, so what is G7 basically? So G7 is a group of US, UK, France, Germany, Italy, Canada and Japan. So basically all these democracies. So it has been instrumental in shaping the world order. Okay, so this time UK has invited Australia, Republic of Korea, that is South Korea, and South Africa apart from India, okay, as guest countries. So the theme for this year is Build Back Better, and they have outlined of an agenda of 4 priority areas during the presidency of UK's basically the presidency of UK of G7. Okay, so the priority areas are leading the global recovery. So during the pandemic we had a disastrous economic situation around the globe, so they want to chart out a global economic plan so that global economic recovery can be made. Okay, so the next is promoting future prosperity. So this future prosperity will be predicated on free and fair trade. And the third thing is
tackling climate change. So this has always been the hot topic for any major multilateral forum. So this has also found a place in this G7 agenda also. But the fourth one is very important for us from strategic perspective. Okay, so they want to champion the shared values and open societies. So now this term open societies is an indirect reference against China. So China has been authoritarian. The Chinese Communist Party has been authoritarian. So that's why we are discussing about open societies, so as to give a euphemistic message to the Chinese Communist Party that we all democracies. You can see these G7 countries, they are all democracies, and these invitees, Australia, India, South Korea, South Africa, they are all democracies. So we want to build a coalition of democracies to present a formidable threat to the Chinese Communist Party. Okay, so why is basically is India attending this for the first time? No. India, since 2014, when PM Modi took oath to his office, he has been participating he has been participating in the G7 summits, and this is the second time he is participating. So he participated for the first time in 2019 at the invitation of French president, who was hosting the G7 summit at that time. Okay, but what is new this time? This time the president of United States has changed. The earlier president Donald Trump, he was skeptical about G7. Okay, he even talked about expanding it. He wanted to include Russia, India, Australia and South Korea in this G7 and expand it to be called as G10 or G11. Okay, but what is new for India in this G7 summit? So basically, when we talk about an expanded version of G7, we have a very important stake in that, because we have always been talking about reforming global institutions and groupings so that they reflect modern day geopolitical and geoeconomic realities. So India is India is a very important actor in at the world stage. We are basically we are the fifth largest economic power in the world. That's why our exclusion from this G7 is an anomaly that we have to basically correct. Okay, so India is also keen to see that all like-minded countries, all these democracies, they should partner in dealing with with China. Okay, so at the invitation of PM Johnson, the other G7 members are also contemplating knitting a global democratic alliance of 10 to 11 countries, so that these countries can share their values to give an alternative to Chinese authoritarian political system. Okay, so we have a talk about vaccine distribution system also. Okay, in this summit, it is being reported by the American media that President Biden is going to announce 500 million vaccine donation, the Pfizer vaccine, to 92 countries. So we have to see how it comes out to be, how it will be beneficial to us and to the rest of the developing world. So and the most important part for us, this strategic factor of Washington's rapprochement with Moscow, because President Biden is also going to talk with President Putin. So it will be in our favor if they ease out their tensions, and so that basically US can start focusing on China again. Okay, so I have also discussed some achievements of G7. So first is how the G7 proved to be instrumental in providing $300 million aid to contain the effects of Chernobyl disaster. We already know about it. It happened in mid 1980s in Ukraine, Chernobyl. Okay, in 2002, G7 also announced a $45 billion aid to combat AIDS, tuberculosis, and malaria. There was also a talk in 2015 at the behest of UK that a global Apollo program should be announced, but of course it was not announced. But this program was meant to tackle climate change by asking these developed countries to commit almost
0.02% of their GDP to in tackling climate change. But of course, it was not accepted. There have been some controversies with regard to G7 also. The first and the foremost controversy is about its conduct. Okay, so these meetings are conducted very discreetly and secretly and informally. That's why the developing countries look at it through suspicion. There was a specific incident in 1985 which changed the outlook of G7 summits. It was called the Plaza Accords. So this meeting was held at a Plaza Hotel, and an agreement was made between these G7 countries, according to which the US dollar was to be depreciated in with respect to the currencies of other G7 members. So when a forceful US dollar depreciation was planned, it had major ramifications for the global currency markets, and it invited this meeting invited a backlash from the rest of the world. And after that, these G7 countries decided that they will start announcing the agendas for their G7 meetings. Okay, but still, after announcing these agendas, this meeting is perceived to be an exclusive closed group, and the developing countries have been alleging that this G7 grouping has been making decisions on behalf of the rest of the world, and which is basically not democratic and not fair to the rest of the world. Okay, so now let us see the next topic, which is heritage trees. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो एक अमेंडमेंट करने वाले हैं महाराष्ट्र प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1975 में, जिससे जो हेरिटेज ट्रीज़ हैं उनको वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी बोला कि हम एक ट्री अथॉरिटी बनाएंगे लोकल सिविक बॉडीज़ में और काउंसिल्स में, ताकि जो है अलग अलग और फंक्शंस भी जो है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ के लिए हम ले सकें। अब हम ये देखेंगे दोनों चीज़ों को, एक तो हेरिटेज ट्रीज़ क्या है और ये ट्री अथॉरिटी का फंक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो देखते हैं हेरिटेज ट्रीज़ क्या है। वो ट्रीज़ बेसिकली जिनकी एज 50 साल या उससे ज़्यादा है, उनको सबको हेरिटेज ट्री कहने की का जो है वो प्लान है। फिर जो है कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ भी हैं जिनको टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनको भी हेरिटेज ट्री माना जाएगा। अब कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो है इस स्पेसिफिक ट्रीज़ जो स्पीशीज़ हैं उसको, उसके अलावा ट्री कितना रेयर है, उसकी बोटैनिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, माइथोलॉजिकल या कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बेसिस पर भी आप हेरिटेज ट्री उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। फिर अब जो लोकल ट्री अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है, ये क्या करेंगे, ये बेसिकली जो है स्टेट वाइड बनाए जाएंगे ये लोकल लेवल पर, और ये ट्री सेंसस किया करेंगे, ठीक है, हर 5 साल में, और ये जो हेरिटेज ट्रीज़ हैं इसको भी काउंट किया करेंगे। अब ट्री की आपको पता है ना एज कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब हम जो देख रहे हैं कि 50 साल से ऊपर का जो ट्री है वो हेरिटेज ट्री होगा, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ट्री की जो है एज कैसे काउंट की जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आपको पता है ना कि एक जो स्टेम होती है ट्री की, उसको काट के देखा जाता है उसमें कितनी रिंग्स हैं वो पर, अगर जैसे उसमें 10 रिंग्स बनी हुई हैं तो वो मतलब 10 साल का पेड़ है। अब ये मोटे मोटे तौर पर होता है, ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट हर साल उसकी एक रिंग बन जाती है, बट हाँ एक रूडिमेंट्री हमको नॉलेज मिल जाती है कि हाँ इसकी सच में इतनी एज है। अब जो एक पेड़ है उसकी एज अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते उसको स्टेम से काट दोगे ताकि उसकी एज देख सकें, फिर तो वो मर ही जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस जो है इसका क्या होता है कि एक बोरर डाला जाता है, एक तरह से उसमें जो है स्क्रू घुसाया जाता है ट्री के अंदर, और उसका जो है सैंपल ऑफ वुड निकाल लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस सैंपल ऑफ वुड में जो है ट्री के जो रिंग्स हैं उसको देख के उसकी एज को जो है गैस किया जाता है। अब उस जहाँ से वो सैंपल निकाला गया है वहाँ पर उसको सील कर दिया जाता है ताकि उसमें कुछ और जो है वो कुछ और ना जाए और ट्री में को डिसीज़ ना हो जाए और ट्री जो है वो बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। अब ये हेरिटेज ट्री का कंसेप्ट क्यों लेके आए हैं ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ताकि जो जितने भी हेरिटेज ट्री हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिल सके। अब ट्री की एज और जो है उसके अलावा और जो है कितने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड हैं, और ये कंपनसेटरी प्लांटेशन करने का इन्होंने कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अब कंपनसेटरी प्लांटेशन क्या होता है कि अगर मैंने एक प्लांट जो है या एक ट्री को काटा है,
ठीक है। तो उसके अलावा मुझे एटलीस्ट 1 ट्री जो है या एक 1 प्लांट, या मुझे बेसिकली कितने प्लांट्स और लगाने पड़ेंगे, ताकि, क्योंकि मैंने एक नुकसान किया ना इन्वायरमेंट का, एक ट्री को काट दिया तो, ठीक है। अब इसमें हेरिटेज ट्री का क्या रोल है, ठीक है, इस कंपनसेटरी प्लांटेशन, ये समझना कि जो हेरिटेज ट्री है, अब वो जितने साल का होगा ना, उतने ही पेड़ आपको, अगर उसको आप काट रहे हो तो आपको उतने ही पेड़ जो है वो प्लांट करने पड़ेंगे। तो ये एग्जांपल देखो, अगर 52 ईयर ओल्ड ट्री को काटा गया है, तो जो जिसने उसको काटा है, जिस कंपनी ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको समझ लो उसने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए उस पेड़ को काट दिया, तो उनको 52 ट्रीज़ जो है वो एज कंपनसेशन उगाने पड़ेंगे। और वो उनकी जो है, उन ट्री की हाइट एटलीस्ट 6 से 8 फीट होनी चाहिए जब वो प्लांट किए जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए कि हाँ छोटे छोटे से सैपलिंग्स लगा के चले गए, उनकी 6 से 8 फीट की हाइट हो ऑलरेडी जब उनको प्लांट किया जा रहा है। और जो है एटलीस्ट उनका सर्वाइवल रेट 7 साल का हो। ऐसा नहीं कि आपने उसको जो ट्री मरने वाला था, आपने जानबूझ के सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए उसको प्लांट कर दिया है और आप चले गए हो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 7 साल की उसकी मिनिमम एज जो है वो उसका 7 साल तक आपको उसके सर्वाइवल को भी इंश्योर करना है और उसको जियो टैग करके रखना है ताकि आप उस पर नज़र रख सको, ठीक है। अब जो है अगर आप नहीं करते हो तो आपको इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ट्री जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, वैसे तो कोई जो है स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि जितनी वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता था ट्री जिसको आपने काटा है, उसके बेसिस पर ये इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो डिटरमिन की जाएगी। फिर अगर आपने इलीगल तरीके से काटा है उसके लिए फ़ाइन भी है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किए हैं। अब ये ट्री अथॉरिटी क्या करेगी, ट्री अथॉरिटी ये नज़र रखेगी कि हर स्टेट के लोकल बॉडीज़ में जो है, बेसिकली महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज़ है वहाँ पर ये नज़र रखेगी कि अगर कोई ऐसा प्रपोजल है जिसमें 200 ट्रीज़ जो कि 5 साल से ज़्यादा एज के हैं, उनको अगर काटने का कोई प्रपोजल है, तो स्टेट ट्री अथॉरिटी जो है ऐसी चीज़ों के ऊपर नज़र रखेगी और जो है कंपनसेटरी जो है वो जो है फॉरेस्टेशन को जो है एक तरह से फॉलो करवाएगी, ठीक है। अब इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा, अभी जैसे समझ लो कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें मुझे 200 पेड़ों को काटना है जो कि 5 साल से ऊपर के हैं। तो अगर मैं प्रोजेक्ट आप जो है उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दूँ कि ताकि फिर मैं क्या कर दिखा सकता हूँ कि नहीं, मैं 200 पेड़ तो नहीं काट रहा, मैं तो सिर्फ 20 पेड़ काट रहा हूँ, 10 पेड़ काट रहा हूँ, 40 पेड़ काट रहा हूँ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि 200 ट्रीज़ का एक उसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड रख दी ना। तो अगर मैं 190 काट रहा हूँ तो तब मुझे ये फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जो ट्री अथॉरिटी है, ये भी चीज़ पर नज़र रखेगी कि क्या मैं प्रोजेक्ट को छोटे छोटे जो है पार्ट्स में सब डिवाइड तो नहीं कर रहा ताकि मुझे ये जो है ये फॉलो ना करना पड़े, ठीक है। सो इसके ऊपर भी ट्री अथॉरिटी नज़र रखेगी। सो ये हमारा जो है महाराष्ट्र का जो है ये एक हेरिटेज ट्रीज़ का जो है ये एक तरह से टॉपिक है। तो लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। So Maharashtra government has planned that it will make amendments to the Maharashtra Urban Areas Protection and Preservation of Trees Act of 1975 because the government wants to prevent and protect the heritage trees. So this they have also planned that they will establish tree authorities in all local civic bodies and councils. So let us see what is a heritage tree. So any tree basically which has an estimated age of more than 50 years or 50 years or more, it will be defined as a heritage tree. And certain specific species will also be added to this heritage tree concept. Okay, and this local tree authority, which is poised to be established in local civic bodies, they will conduct tree census every 5 years, and they will also count these heritage trees so that the government can keep an eye over their survival. Okay, so how is the age of a tree determined? We all know about this dendrochronology, the ring dating system. When you see the trunk or the stem of a tree, you can see the circular rings, and based upon that we can calculate the age of a tree. Okay, so why this concept of heritage tree has been introduced? Because the government has a provision of compensatory plantation, under which if someone cuts a tree, a heritage tree in particular, they will have to plant as much trees in compensation as the age of the tree which has been cut. Okay, so if you cut a tree which was 52 years old
then you will have to plant at least 52 trees in compensation. Okay, so this is an example. And the trees that you have planted, they must be at least 6 to 8 feet in height, and you'll have to ensure that they survive for at least 7 years. And you will have to geotag those trees so that you can keep an eye over their preservation. Okay, now they have also introduced the concept of economic value of the tree. The tree feller will have to pay compensation for the economic valuation of the trees. Of course, the government has not yet defined how they will determine the economic value of the tree, but it is being said that the amount of oxygen that a tree releases into the environment will be determined as the economic value. Okay, now this tree authority will also keep an eye over any proposal in which more than 200 trees of 5 years of age or more are proposed to be cut. Okay, so this state tree authority will ensure that this compensation plantation can be ensured, and this tree authority will increase the tree cover in urban areas and protect the existing tree cover in those areas. Okay, so it will be a basically umbrella body which will see the compensatory plantation as well as protection and preservation of the existing tree cover in the state. Okay, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। तो अभी जो आपको पता है ना कि महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जी जो हैं जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर जी को मिले थे और उन्होंने उस मीटिंग में कहा है कि जो बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस है उसको हमें आप पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट करने दो। अब हम देखते हैं कि ये बीड मॉडल क्या है, ये कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से डिफरेंट है। अब थोड़ा सा बेसिक सा बैकग्राउंड आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी आपको मैंने बता दिया है कि फार्मर्स को जनरली 1.5 से लेकर 2% तक जो प्रीमियम पे करना पड़ता है और बाकी प्रीमियम जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। ये एक सेंट्रल स्कीम है जो कि स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको वैसे और भी पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो, बट ये हमारा इस टाइम पर फोकस बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस है। तो बीड जो है ना वो मराठवाड़ा रीजन में पड़ता है एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉप्स का नुकसान होता है और कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ को बहुत नुकसान होता है क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट तय है कि वहाँ पर क्रॉप लॉस होना ही होना है। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ वहाँ पर जो है वो जाना पसंद ही नहीं करती हैं। 2020 के खरीफ सीज़न में जब गवर्नमेंट ने जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ को बोला कि आप टेंडर में बिड्स डालो, तो किसी ने अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे क्यों जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस होता है उनको। ठीक है, कितने ज़्यादा फार्मर्स को लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज जाना पसंद नहीं करती हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है वो ये जो है भार ले लेगा जो मराठवाड़ा रीजन में बीड में। अब उसमें क्या कहा गया कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 110% जो जितना अब समझ लो कि पूरा जो प्रीमियम है, अब एग्जांपल से समझते हैं कि मराठवाड़ा ये बीड एरिया में समझ लो 100 फार्मर्स हैं। ठीक है, सब ने 10-10 रुपये का प्रीमियम दिया तो 1000 रुपये इकट्ठा हो गया। फिर समझ लो 1000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी 1000 रुपये डाला। मैं बहुत छोटी अमाउंट ले रहा हूँ, ये करोड़ों में होंगी, मैं आपको सिर्फ 1000 में समझा रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, 1000 रुपये फार्मर का प्रीमियम इकट्ठा हुआ, 1000 रुपये गवर्नमेंट ने डाला तो 2000 रुपये इकट्ठा हो गया। तो उसका जो 110% है उतने तक के प्रोटेक्शन जो है ये इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि अगर समझ लो जो 2000 का आप 110% ले लो जितना भी बनता है। ठीक है, 2200 रुपये आई थिंक बनेगा। तो जो 2200 रुपये की प्रोटेक्शन जो है वो देने वाली है इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर जो है एक साल में समझ लो लॉस हो गया 2300 रुपये का। ठीक है, तो 2300 रुपये का अगर लॉस हो गया तो 2200 के तो उनके पास प्रीमियम इकट्ठा हुआ था 100 रुपये, तो एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देगी और जो भी मतलब एक्स्ट्रा और भी देना होगा जो एग्रीकल्चर कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। तो जो 2200 तो प्रीमियम इकट्ठा हुआ था और 2300 का लॉस हुआ है तो 100 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन अगर कंपनसेशन लेस है, हमारे पास 2200 रुपये की कंपनसेशन जो है वो एक तरह से हमारे पास कॉर्पस पड़ा है। ठीक है, लेकिन कंपनसेशन समझ लो सिर्फ जो है क्लेम जो आए जो फार्मर्स के जो लॉस हुआ उनको वो सिर्फ 1000 रुपये का हुआ। तो जो 1000 रुपये या जो टोटल बच गया जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने और जो फार्मर्स ने मिल के डाला था वो 1000 रुपये जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो
उसमें से 20% अमाउंट अपने पास रख लेगी, मतलब 1000 रुपये में से 20% 200 रुपये अपने पास रख लिया, और बाकी जो 800 रुपये है वो स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर देगी। ठीक है, अब इसमें आप ये देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है पैसा वापस मिलने का इसमें प्रोविज़न है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि मराठवाड़ा में जो बीड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं, तो ये एक स्पेशल स्कीम उनको वहाँ पर लेके आनी पड़ी, ताकि जो है क्योंकि वहाँ पर कोई और इंश्योरेंस कंपनी आने को तैयार ही नहीं थी, तो इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो आई है उसने कि बहुत ही एक प्रैक्टिकल सा एक जो है सॉल्यूशन दिया है। तो अब जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि जो है इसको हमको जो बीड मॉडल है इसको पूरे स्टेट में आप हमको इम्प्लीमेंट करने दो। क्यों कह रही है वो? क्योंकि उसको अभी क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रीमियम पे करती है उनको किसी भी कंटेक्स्ट में वो वापस तो नहीं मिलता ना उसका प्रीमियम, वो तो स्टेट इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है। लेकिन इस बीड मॉडल में आप देख रहे हो ना कि जो बच गया अमाउंट है उसमें से 20% तो वो रख लेंगे, लेकिन बाकी का अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है को उनको वापस मिल जाता है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि ये अमाउंट जो है, जो ये बीड मॉडल है, ये हमको पूरे महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करने दो, ताकि क्या होगा कि अब ये 800 रुपये जो वापस मिल गए जो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, अब उस 800 रुपये को स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी और अगले साल का जो प्रीमियम देना है वो उसी 800 रुपये में से दे देगी। ठीक है, अभी तो क्या होता है कि जो प्रीमियम दे दिया तो वो दे दिया, वापस नहीं मिलता। ठीक है, ये एग्जाम्पल से भी समझाया गया कि अब ये इसमें ना एक एग्जाम्पल में यहाँ पे गलती से ये 6341 हो गया, ये 634.141 होगा। ठीक है, इसको आप याद रखना कि 800, इसको आप एग्जाम्पल में ले लो कि 804 करोड़ का जो है वो प्रीमियम कलेक्ट हुआ था। ठीक है, अब उसमें से जो है फार्मर्स का सिर्फ 61 करोड़ का जो है वो प्रीमियम था, बाकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिल के 800 जो है करोड़ रुपए टोटल बना दिया था उसको। ठीक है, फिर जो है खरीफ के जो है लॉस कितना हुआ, 8.61 करोड़, ऑलमोस्ट 9 करोड़ का लॉस हुआ। तो ये 804 करोड़ में से सिर्फ 9 करोड़ का जो है वो लॉस हुआ। तो जो बाकी पैसा था उसमें से जो है, जो जैसे जितना भी पैसा बचा 795 के करोड़ के आसपास, उसमें से 20% शेयर अपना इंश्योरेंस कंपनी ने काट लिया, ये इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने 160 करोड़ के आसपास। ठीक है, और जो बाकी पैसा था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो पैसा था वो वापस किसको मिल गया, स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये बड़ी चालाकी है इसके अंदर। ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पैसा वापस आ जाता है जो स्टेट और सेंटर दोनों ने मिलके दिया है। तो तभी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि उसको वो पैसा वापस मिलता रहे, और वो है आगे के टाइम पे जो उनको प्रीमियम देना है वो इसी जो रीइंबर्स्ड अमाउंट है इसमें से ही वो आगे प्रीमियम देती रहे। ठीक है, तो ये पूरा गेम चल रहा है इसका बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस का। इसीलिए जो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं इसको हमको पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट करने दो। उससे क्या होगा, अब इसमें फार्मर्स को तो कोई खास फ़ायदा तो है नहीं है, फार्मर्स को तो पहले भी कंपनसेशन जैसे जितनी मिलती थी उतनी ही मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इससे बहुत फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि उनको सेंटर का शेयर भी वापस रीइंबर्स हो जाता है। इसीलिए वो जो बीड वाला मॉडल है इसको पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट करने की परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस. So as we have seen that Maharashtra Chief Minister has recently met Prime Minister Modi, and he has asked for permission that this BEAD model of crop insurance scheme, which is under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, they want this Chief Minister is asking PM Modi that they should allow, the center should allow the Maharashtra government to implement this BEAD model of crop insurance to the entire state. So now let us see what is this BEAD model of crop insurance and why the Maharashtra government wants it to be implemented in the entire state. So you know something about PMFBY, that farmers pay 1.5 or 2% premium to and the rest of the premium is borne by the state and central governments, and it's a centrally sponsored scheme which is being implemented by the state agriculture departments as per the central guidelines. Okay, so what is this BEAD model that we're talking about here? Okay, so as this BEAD is an area which falls under the drought prone Marathwada region, so this region suffers from highly inclemental or highly vagaries weather conditions. Either they have a failure of rains or they get so many or so heavy rains. That's why farmers suffer continuous losses in the agricultural seasons, and because farmers suffer so much losses, none of the insurance companies want to do business there. Okay, so even during the Kharif season of 2020,
farmers, I'm sorry, Maharashtra government invited tenders for the implementation of this scheme, but none of the private insurance companies participated in the bids. Okay, so as a last resort, the Maharashtra government decided that the Indian Agriculture Insurance Company, which is basically the Government of India company, this will run this insurance scheme in the Bid area. And what they proposed, what was the proposal, that and any X amount, like I've given an example to Hindi speaking students. Let us use that same example. Let us suppose that the total amount of premium collected is 1,000 crore from the farmers, and 1,000 crore is being contributed by the state and central government. Okay, so we have total 2,000 crore rupees premium per 2,000 crore premium for one agriculture for 1 year basically. Then this company will provide a protection or a cover of 110%. So we have 2,000 crore as premium. So Indian Agriculture Insurance Company will provide a protection of 2,200 crores. Okay, because of it being 110%. Okay, so in case the premium, in case the claims of the farmer comes out to be 2,500 crore for that year, let us assume that. Okay, so the 300 crore rupees difference, 2,500 minus 2,200 is 300 crore. This 300 crore will be given by the state government. Okay, but in case the claim is less, let us suppose that the claim was just 1,000 crore rupees. So we have the 1,000 crore left, because we had premium collection of 2,000 crore rupees. So this 1,000 crore will be distributed between the insurance company and the state government. Okay, so 20% will be kept by this insurance company and the 80% will be given to the state government. Now the premium was shared between the farmers, the state government and the central government. So the entire corpus which is not claimed, it had the contribution from farmers as well as the central government. All that contribution will go back to the state government, just because it is providing a guarantee during the unfortunate times. Okay, so it is beneficial for state government because they will get this 800 crore rupees back, and they can use that 800 crore rupees for the next year's premium. Okay, so that's why they have a benefit. That's why they want this scheme, this Bid model of insurance, to be implemented in the entire state. Okay, because it is not likely that every year there will be so much vagaries of weather, or there will be so much losses that the compensation amount will be will exceed the premium amount. That's why the Maharashtra government is cleverly basically planning that this amount will be reimbursed each year to them, and they will utilize this amount, which also contains the funds of central government, and they will use this amount to pay the premium for the next year. Okay, so that's why we have also covered an example here. Just use this 634 crore of premium. It is not 6341, it is 634.141. Okay, so it is also the an example how this scheme is working there, and I've told you why this Maharashtra state is pushing for implementing this Bid model in the entire state of Maharashtra. It is basically to use the reimbursed amount for paying the next year premium. Okay, so now let us see the next topic, which is Envision. सो नासा के जो है, नासा ने अभी जो है, हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था ना, जो है 2 वेरिटास नाम से और एक दाविंची था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं, मुझे ऐसा है। तो 2 नासा ने जो है वो जो है वीनस के लिए जो मिशंस को जो है अप्रूवल दिया था। उसके बाद जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी एनविजन मिशन को जो है वो अप्रूव कर दिया है, और नासा के साथ कोलैबोरेट करके ये अराउंड 2030s में, शायद 2031 या 2032 में इसको लॉन्च करने वाले हैं। अब इसमें होगा क्या कि ये वीनस के एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहाँ के सरफेस को मॉनिटर करेगा, वहाँ की गैसेस को मॉनिटर करेगा, और वहाँ के सरफेस कंपोजिशन को देखेगा कि किससे बना है वीनस। ठीक है, इससे होगा क्या, वो वहाँ की इमेजेस को कलेक्ट करेगा और वहाँ के सरफेस को मैप करके जो है वो हमको इमेजेस भेजेगा।
अब बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वीनस को हम स्टडी करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, क्यों हम स्टडी करना चाहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने वाला है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और नासा के साथ जो कोलैबोरेशन करके एनविजन बनाया जा रहा है, ये बहुत से ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा। जैसे कि वीनस के जो हिस्ट्री क्या रही है और वीनस जो है ऐसी सिचुएशन में क्यों आ गया है कि वो इतना हॉटेस्ट प्लैनेट बन गया है। क्या अर्थ पे भी जो क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से हो रहा है, तो क्या अर्थ पे भी है कि मतलब अर्थ भी क्या कभी इतनी हॉट हो सकती है, ठीक है। फिर क्या वीनस अभी भी जियोलॉजिकली एक्टिव है, क्या वहाँ पे भी अभी जो है वोल्केनिक इरप्शन होती है, या फिर वहाँ पर जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो आपस में टकरा रही हैं या फिर जो है वो मूव हो रही हैं। क्या वहाँ पे कभी ओशन रहा है, क्या वहाँ पर कभी लाइफ रही है, और क्या जो है हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किस हिसाब से एवोल्यूशन उनका हो रहा है। इन सब क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी विद इन पार्टनरशिप विद नासा। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश एंड विजन। सो आफ्टर नासा's two private missions to the Venus planet, European Space Agency has also announced that it has selected Envision as its next orbiter, and it will visit Venus in the 2030s, maybe in 2031 or 2032 or 33. Okay, so this will land in 15 months time, and it will complete its orbital circulation in about 16 months, and it will analyze the atmosphere of the planet. It will survey the surface, it will monitor the gases in the atmosphere, and basically it will most importantly it will analyze the composition of the surface of Venus planet. Okay, it will image the entire planet, and it will map the planet, and it will send those images to the Earth. Okay, so why we are studying this Venus planet? We have to tackle some questions, and this mission will tackle those questions, like what was the history of Venus, and why and how did it become the hottest planet of the solar system, and does it have to do anything with the Earth, and will Earth also follow the same fate, because we have a greenhouse effect or we have climate change here. So it will also address if the question if this Venus is also geologically active. It means that does it have any volcanic eruption at this moment, or does it have any continents or continental plates? Okay, so it will also address the questions that did Venus ever host an ocean, or does it ever sustain any life? Okay, so all these questions will be addressed, and it will help us to understand the evolution of terrestrial planets in general also. So that's why this European Space Agency is planning to send this mission in collaboration with the NASA. So friends, these were our topics for today. We'll meet next time on Monday. Until then, goodbye and take care.